नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10 के लिए मॉडल क्वेश्चन जो पत्र था वो जारी कर दिया है और उसी कड़ी में हमने पिछला जो वीडियो बनाया था वो इंग्लिश के पेपर के लिए था। आज हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और जानने का कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से हम लोग कम से कम समय में हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से जानने वाली बातें ये होती है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक वो सारा कंक्लूजन, वो सारा आपको सार इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेज पे दिखाना होता है, क्योंकि जो पढ़े होते हैं उसी से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। अतः हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते चलेंगे सारे क्वेश्चनों को बनाते वक्त, ताकि जो अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ भूल गए हैं तो वो सारी बातें आपको वापस से रिकॉल होती चली जाए। तो चलिए पहला प्रश्न कि यहाँ पे देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें गाइडेंस के रूप में दिया हुआ है। सामान्य निर्देश, सामान्य निर्देश में देखते हैं तो जो चीज़ें थी, पहला जो बोलता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इस पेपर में जो कुछ भी दिया हुआ होगा वो आपके लिए बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, इस प्रश्न में 49 4 खंडों ए, बी, सी और डी में विभाजित है। खंड ए में 30 प्रश्न और प्रत्येक 1 अंक के हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं खंड ए का, वो यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी कितने अंक के हैं, तो 1 अंक के हैं। और क्या बोलता है कि खंड बी में 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। खंड सी में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और खंड डी में जो है वो प्रत्येक प्रश्न जो है वो हमारा है 5 अंकों का। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा 5 अंक का है। ठीक है, तीसरा बात है कि रचना का उत्तर केवल अंकन दे, रचना के उत्तर में केवल अंकन दे। चौथा, प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही दे, मतलब जो इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर सवाल के लिए दिया हुआ है आपको उसी इंस्ट्रक्शन के साथ ये वीडियो प्रश्नों के उत्तर को देना होता है। पांचवा इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि सभी रफ कार्य प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंत में दिए गए पृष्ठों पर कीजिए, अन्यत्र कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रफ पेज आपको दिया जाता है उसी पे रफ करना है, जो कहाँ दिया हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है कि उत्तर पुस्तिका के अंत में ये आपको दिया हुआ होता है। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो इस मॉडल क्वेश्चन पत्र के जैसा ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल पे। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन का गुणनफल जो है वो कौन है। तो आप जानते हैं कि 120 का अगर हमको निकालना पड़े अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग 120 का निकाल लेंगे एलसीएम। ये 2 से कटेगा, ये 60 बार में जाएगा, फिर 2 को भागा करेंगे, ये 30 बार में चला जाएगा, फिर 30 को भागा करेंगे 2 से, तो ये हमारा जो है वो चला जाएगा 15 बार में। 30 को भागा करेंगे 2 से आ जाएगा 15 बार में, और इसको 3 से करेंगे 5 बार में चला जाएगा। तो मेरे पास जो बचा है अभी वो आ गया मेरा कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये मेरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो 3 बार है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि जितना पावर होता है उतना बार गुना होता है। और ये हो गया 3 और ये हो गया मेरा 5। ओके, देन मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे कि 2 to the power 3 into 3 into 5, and that's why the correct option of this first question is number 1 जो है मेरा ए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है।
ठीक है, ये मेरा अब यहाँ पे फिगर है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस px का जो शून्यक निकालना है वो क्या है, याद रखिए कि अगर y बराबर px लिख दिया है तो हमें केवल x एक्सिस को ही देखना होता है। कोई भी अगर ग्राफ है उसमें वो कितना बार जो है वो x अक्ष को कट किया है, चाहे वो पॉजिटिव x हो, आप जानते हो कि ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है, वो जितना बार इस पूरे अक्ष को कट करेगा, ये पूरे -x से लेके +x तक कट करेगा, उतना उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु पे यहाँ पे कट किया है और दूसरा यहाँ पे कट किया है। कुल मिला के यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या है वो हो जाएगी 2। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब इस प्रकार के सवालों में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी अप्लाई करनी होती है। देखिए, आप इतना अच्छे से जानते हैं कि 4 में से तो एक ऑप्शन होना ही होना है, अतः हम क्यों ना इसको क्रॉस चेक कर लें कि कौन कौन नहीं हो सकता है। जो हो सकता है वो नहीं, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन नहीं हो सकता है, सबसे पहले इसको हम लोग इसको जो है डिससेलेक्ट कर देते हैं। तो जो नहीं हो सकता है वो है एक हमारा ये C जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सो देखिए, x का पावर जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है x का पावर x - 2 का होल स्क्वायर, जो कि ये जो फॉर्मूला है वो मेरा है कि a - b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर जब करेंगे तो a के स्थान पे है मेरा x, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर। और इधर भी यहाँ पे देखिए कि x का स्क्वायर दिया है, तो ये जो x स्क्वायर होगा, ठीक है, वो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो जब इस पूरे नंबर जो C का जो ऑप्शन दिया है उसमें कोई x का पावर 2 वाला बचता ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये तो एक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब और ख़त्म होता है, ये आपका ख़त्म हो चुका है। देखिए, B को चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है x + 2 का पावर 3, होल पावर 3 है। तो जब भी a + b का होल क्यूब करेंगे, a + b का जब होल क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा a का पावर 3। इसका मतलब हो जाएगा कि ये x का पावर भी 3 हो जाएगा। अर्थात अगर x का पावर 3 है, क्या इसको कोई एलिमिनेट करने वाला भी है, यस है। इसके राइट साइड में देखिए, यहाँ पे दिया है 2x × x का स्क्वायर, तो 2x × x का स्क्वायर तो होगा ही, तो यहाँ का इसका वैल्यू हमारा मिलेगा 2x⁻3। और ये 2x⁻3 जो है वो हमारा इधर लेफ्ट साइड में भी मिला था x का पावर 3, ये मिला ही था। तो क्या ये कैंसल होगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको x का पावर 3 में, तो ये द्विघात समीकरण हो नहीं सकता है। अर्थात अभी तक हम देखें तो हमारे पास 2, एक ये समाप्त हो चुका है, ये भी समाप्त हो चुका है। अब ये थोड़ा a नंबर को देख लेते हैं। a नंबर में हम देखने जाएं तो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 2x + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो वैल्यू है x² वो उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट हैंड से भी नहीं और LHS से भी नहीं। ओके, देन ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन जो A है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, तीसरा का पहला आंसर करेक्ट है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। आप अच्छे से जानते हो कि ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, जब 72 डिग्री है और यहाँ पे 18 डिग्री है, तो इस टाइप के सवाल के लिए हमने बताया था आपको कि जब भी इस प्रकार का आंसर होता है, ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल होता है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर जो ऑप्शन दिया है ना वो एक्चुअली गलत दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। कैसे इसको भी हम प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है sin 18 डिग्री। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि गलत कैसे है, cos 72 डिग्री। तो जब cos 72 डिग्री है,
हम किसी न किसी एक को तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जब चेंज करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगता है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। याद है, अब हमने आपको क्लास में ये बात समझाया था कि साइन जो है वो कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। हमने ये भी कहा था कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर जो है हमेशा 1 आता है। और जो इस वहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत है। तो जब चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, सो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हमको साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। क्योंकि हम जब भी चेंज करें किसी एक को ही चेंज करते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा के स्थान पे है 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 72 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। और जब ये कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1, जो ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा होता है 1। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर जो है वो 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है। इसका आंसर 1 कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी 3, 1, -1 एंड -3 के लिए सार्व अंतर इनमें से कौन है। अब सार्व अंतर कैसे निकलता है, देखिए जब एक सामान्य AP को अगर हम लोग लें तो ये होता है मेरा A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट करे प्लस करते चले जाए तो हम लोग को लास्ट में मिलेगा A प्लस n-1 इंटू D और प्लस मिलेगा A प्लस n और D। ठीक है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं भाई। सार्वंतर होता है हमेशा दूसरे पदों में से पहले का घटाव। तो निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएं तो यहाँ पे हमको मिलता है कि 1 - 3 होगा। ठीक है, तो 1 - 3 कितना आया -2। दूसरा और एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे और वैल्यू है कि -1 एंड -1। तो माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, लेकिन ध्यान रहे वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जुड़ेगा जरूर लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। देखिए -2 आ रहा है, तो इसका जो आंसर जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन -2 जो कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बड़ा आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ पे बोलता है, ठीक है, कि अगर परिमाप का जो फॉर्मूला है वो होता है जनरली 2πr, लेकिन इस r के स्थान पे बोला नहीं बड़ा r है, तो क्या निकल के आएगा, ये तो रहेगा वही चीज़, तो निकल रहा है 2πr, अर्थात ऑप्शन जो है मेरा 2πr ये वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये समरूप से दे दिया है, तो ये कैसे इसका आंसर करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये बोलता है सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो सर्वांगसम तो नहीं होता है, ये होता है समरूप होता है। 12 क्वेश्चन नंबर 8 है, 12, 15 और 21 का लसाअ क्या होगा। तो 12, 15 और 21 का जो लसाअ निकालने लगेंगे हम लोग, तो 12, 15 और 21, तो इसको 3 से भागा करेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21, 3 चौके 12 जब गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 12 और 12 पचे हो जाएगा 60 और 60 सते हो जाएगा 420। मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर 420 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखें तो 9 ही होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। अब यहाँ पे देखिए
कि इस प्रकार का ये जो है चैप्टर नंबर 2.2, हाँ चैप्टर 2 का ही है, 2.2 का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आइए इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम लोग अब यहाँ पे ढूंढेंगे। देखिए इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन के में हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ ढूंढने का कोशिश करते हैं। जो दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है हमको 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। ये होता है मेरा -b, ठीक है, और ये होता है a। तो यहाँ पे a दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है a = 1, b = -1 और c = 1, ओके। और तब जब हम लोग इसको ax² + bx + c में रखते हैं तो a का वैल्यू 1, ठीक है, b का वैल्यू जो आ रहा है हमारा -1, तो इसके स्थान पे -1 बढ़ जाएगा, और c का वैल्यू 1, तो वो हमारा निकल के आता है लास्ट में कि x² - x + 1, अर्थात जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन वो होगा यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हमारा मैच कर रहा है x² - x + 1, अर्थात ये जो आंसर है वो सही होगा। आगे आते हैं नंबर 10 पे। t² - 15 का निम्न में से शून्यक क्या है। तो इसका जो शून्यक है वो जो निकलेगा वहाँ से t² = करने पर वो निकलेगा b √15 माइनस में √15 होगा और एक प्लस में होगा। निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। तो द्विघाती सूत्र कहने का यहाँ पे जो है आप जानते हो कि -b + -b² - 4c का रूट और 2a होता है, जो मेरा a नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, यदि d = 0 हो तो इसके मूल्य क्या होंगे। तो देखिए इसके मूल्य जो है वो हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे इसके बराबर और वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए नंबर का जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर, यदि कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा। आप जानते हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होता है। दो बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक है x1 y1 एंड b जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 एंड y2, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है। तो इनके बीच का दूरी होता है कि ये जो x2 है वो घटेगा x1 के साथ और दोनों का हो जाता है स्क्वायर। उसी तरह y2 y1 के साथ घटता है, दोनों का होता है स्क्वायर और चढ़ता है पूरे में रूट। मीन्स दैट द आंसर जो इसका होगा वो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है। x1 - x1 कर दिया है, वो इसका आंसर वही होगा, ये यहाँ पे 2 होना चाहिए था। 14, sin 30 का मान क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हो इसके बारे में अच्छे से। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। 16 नंबर, 90 डिग्री - थीटा, साइन 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है। तो आप जानते हो कि साइन जो है वो चेंज होता है कोस में, तो ये कोस थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो ए भुजा वाले घन का आयतन हो जाएगा a³ जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। फिर बोलता है कि इनमें से शंकु का आयतन कौन है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्षेत्रमिति के सवाल में कि शंकु का आयतन कौन है भाई। देखिए शंकु का आयतन जो है वो बेलन के आयतन का तीसरा भाग के बराबर होता है। मतलब जब बेलन के आयतन को 3 से भागा कर देंगे तो वो आ जाएगा शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 πr², तो वही इसका आंसर होगा। अभी तक के जितने भी हमने सवाल सॉल्व किए हैं, आप देख रहे हो कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। हमने क्लास में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल जो क्वेश्चन आए हैं या आएंगे अभी तक या आने वाले हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, L1 + L2/2। तो जोड़ देंगे 10 + 25 हो जाएगा 35 और 35 को भागा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा मेरा 17.5
17.5 आ जाएगा, जो कि आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17.5। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखिए, प्रायिकता का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि किसी के घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता जो है वो होता है हमेशा 1। ठीक है, वो हमेशा हो जाता है 1 के बराबर। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम ही होगा और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू है वो आएगा 0.6 समथिंग आएगा। ठीक है, ये वैल्यू तो 1 से भी बड़ा हो गया, और इसको करेंगे तो 0.15 आएगा, और ये तो और बड़ा है 18, सॉरी ये हम गलत जगह पे चले गए, और ये हम बात कर रहे थे इसका 0.7 का, तो 0.7 है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक ठाक लगा, ये भी ठीक ठाक लगा। मामले में गड़बड़ एक निकला यहाँ पे एक ही चीज़, वो है नंबर बी, अर्थात यहाँ पे बी जो है, ठीक है, वो जो कह रहा है कि नहीं हो सकती है, वो कौन है, तो वो इसका हो जाएगा बी, नहीं हो सकता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है, तो ये जो है वो हो जाएगा कि अद्वितीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 की √2 कैसी संख्या है, तो आप जानते हो कि √2 हम लोग सिद्ध करते आ रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 भी कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें कैसा हल प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन। तो ये वो टेबल है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होता है कि व्हेन a1/a2 एंड b1/b2 इज नॉट इक्वल, देन उसका ग्राफी निरूपण क्या होता है और बीजगणितीय निरूपण क्या होता है। तो ग्राफी निरूपण होता है कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, और वह केवल हल, एक हल या फिर अद्वितीय हल होता है, और वही हम लोग को आंसर में अभी इसको हम लोग करें। तो ये जो हमारा है वो उसका वैल्यू हो जाएगा अद्वितीय, जिसको अभी हमने दिखाया भी है कैसे होता है। आगे है कि ax² + bx + c हो तो विभक्तकर d होता है। आप जानते हो कि d का जो वैल्यू होता है, सॉरी बड़ा D होगा, वो हो जाएगा b² - 4ac, अर्थात यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा b² - 4ac। तो ये आपका ये आंसर सही है। ax² + bx + c को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा सोच समझ के दिया हुआ है। द्विघात बहुपद कहते हैं कि द्विघात समीकरण कहते हैं, मामला यहाँ अटक गया। तो समीकरण जो है वो = 0 में होता है, तो ये हमारा है द्विघात बहुपद। आगे है कि यदि b² - 4ac = 0 हो तो मूल होते हैं। ये अभी का भी हम लोग कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये होता है वास्तविक मूल होता है। किसी संख्या की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो, जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। सभी त्रिभुज होते हैं, कौन से त्रिभुज, सॉरी सभी जो डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका, जरा सा इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये अगर मेरा मान लेते हैं कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, समरूप होगा। तो ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जो इसका आंसर हो जाएगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। tan 90 डिग्री - थीटा, आप जानते हो कि tan जो है वो कोट में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कोट का थीटा का आंसर। और घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता जो है वो होता है 1। ठीक है, ये वैल्यू आप जानते हो कि यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 1। तो ये थे हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने डिटेल से देखा। अब आगे की जो खंड बी सी जो है, अगर आपको उनका भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस खंड का वीडियो चाहिए, या फिर बाकी जितने भी खंड बचे हुए हैं क्या आपको उसका भी वीडियो चाहिए।
ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको दोबारा से उसको समझाया जाएगा। साथ ही साथ आपको फिर से इन्फॉर्म करते चले कि हमने इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन से मे भी कि इसी से कुछ सवाल आ जाए आपको तो जानना ज़रूरी है। हम लोग अगले वीडियो में साइंस जो सब्जेक्ट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30 उसका भी है, तो उसका हमको देखने का कोशिश करेंगे कि और जानने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे, क्या कमियां रह गई हैं उसको भी हम लोग सुधारने का कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आंसर नहीं आ पाती है तो कहीं ना कहीं कमी होती है, अर्थात हमें और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जल्दी मिलेंगे।